हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथअप। बच्चों, क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेस के बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बात करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों की गई और क्यों ज़रूरी पड़ी? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने किया था। ये चीज़ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली। लेकिन यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अब देखो, कहीं पर अगर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अगर केवल इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब किसी भी एटम को अगर हम टच करें तो हमें करंट मारना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी भी एटम को अगर टच करते हैं तो वो हमें करंट नहीं मारता बच्चों। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों? तो इसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके मन में एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा सी जगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में अगर केवल इलेक्ट्रॉन है तो फिर करंट मारना चाहिए, लेकिन हम एटम को छू लेते हैं फिर भी हमें करंट नहीं लगता। तो ऐसी कई सारे साइंटिस्टों के मन में ये धारणाएं आईं। ठीक है, तो उसी में से एक गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने फिर इस रिसर्च को अपने आगे, मतलब इसी प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में रिसर्च की। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और इसकी डिस्कवरी में वैज्ञानिकों को जिज्ञासा कहाँ से मिली, मतलब ये जानने की इच्छा कहाँ से हुई कि प्रोटॉन है क्या, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि एटम में प्रेजेंट है जिसकी वजह से एटम में इलेक्ट्रॉन भी है और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं हमको करंट नहीं लग रहा है। ठीक है, आप किसी भी एटम को अगर टच करते हैं तो आपको करंट नहीं मारेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसके अंदर कोई और भी चीज़, ये आज हमको पता है कि प्रोटॉन होता है, लेकिन पहले हमको नहीं पता था। तो इसी भाई, जब कोई चीज़ नहीं पता होगी तभी तो साइंटिस्ट या हमारे आपके मन में वो चीज़ जानने की इच्छा होगी कि भाई ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। और जब कब क्यों कैसे आ जाए तो समझ लो कि कोई ना कोई रिसर्च होने वाली है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं हम लोग बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर स्टडी ऑफ कैनोल रेस या फिर पॉजिटिव रेस। ठीक है, यानी हम इनको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, इन्हीं को हम कैनोल रेस के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम लोग पॉजिटिव रेस के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और इनको एनोड रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में, हम बात करेंगे 1886 की। 1886 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जो की थी सेम वही स्ट्रक्चर ले लिया है ना, और उसी में कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया और चेंजमेंट करने के बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी की। कैसे की? गोल्डस्टीन ने क्या किया बच्चों कि गोल्डस्टीन ने एक कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, क्या ली? डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसको कुछ इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड के थ्रू एक फिट कर दिया। ठीक है भाई, यही तो सेम डायग्राम था उसमें, किसमें? ये जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, लो प्रेशर यहाँ पर कर दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड लगा दिया इधर और एक कैथोड लगा दिया बच्चों। ठीक, लेकिन इन्होंने इसमें किया क्या बच्चों? इन्होंने क्या किया कि इस बार जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड लगाया था वो कैथोड कैसा था? परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब बच्चों, ये जो कैथोड था इसमें क्या थे? छोटे छोटे छेद थे, परफोरेटेड था जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या किया कि परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को, यानी जो हमारा कैथोड था
और ये एनोड था जिस पर प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, इनको एक हाई वोल्टेज बैटरी, वही 10,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों। तो जब इन्होंने इस इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो देखा कि एनोड की ओर से कुछ रेज निकल रही थी। ठीक है, एनोड की ओर से कुछ रेज निकल रही थी और जो रेज निकल रही थी वो कुछ इस तरीके से निकल रही थी बच्चों, इस तरीके से कुछ एनोड रेज निकल रही थी और ये इस परफोरेटेड कैथोड से होते हुए जब इधर की ओर आ रही थी तो आपको पता है कि यहाँ एक ZnS की लेयर लगा दी जाती है जो कि ग्लो करती है। ग्लो करने का मतलब होता है शाइनिंग करती है, चमकती है। भाई यहाँ से कोई रेज होगी, ऐसे नॉर्मली तो हम आंखों से देख नहीं सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ZnS की लेयर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जब ये इससे टकराएगी, बॉम्बर्ड होगा, तो यहाँ पर एक ग्लो होगा। तो ग्लो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इधर से कोई रेज आ रही जो यहाँ पर बॉम्बर्ड हो रही है, टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोइंग हो रहा है। ठीक है, तो अब इनको पॉजिटिव रेज क्यों कहा गया? तो बच्चों पॉजिटिव रेज इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इनकी ओरिजिन हो रही है बच्चों एनोड की ओर से। ठीक है, और एनोड पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेज। इनको कैनोल रेस के भी नाम से जानते हैं और इनको एनोड रेस के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से ये पॉजिटिव थी तो इसलिए इनको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, यानी यहीं से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी एटम में एक प्रोटॉन नाम की चीज़ होती है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर होता है, प्रोटॉन अंदर होता है, जिससे ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसी वजह से हम किसी भी एटम को अगर टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और वैक्यूम पंप आप जानते हो कि वैक्यूम पंप क्यों लगाते हैं, यहाँ के प्रेशर को बहुत ही कम करने के लिए हम वैक्यूम पंप लगाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि इस डायग्राम के थ्रू की प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना, या इनको पॉजिटिव रेस क्यों कहते हैं, इनको पॉजिटिव रेस के साथ साथ कैनोल रेस क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में, इस पार्ट में डिस्कस कर ली। अब इसी को आगे हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है आपके पास तो अपना कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, अब उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर एज अ थ्योरी समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चों स्टडी ऑफ कैनोल रेज में, इन 1886 गोल्डस्टीन यूज अ परफोरेटेड कैथोड ट्यूब। वही चीज़ कि 1886 में क्या था कि एक ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, फिर से समझो बच्चों, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी और यहाँ पर एक कैथोड लगाई गई थी और इधर एक एनोड लगाई गई थी। ठीक है, ये क्या थी, ये कैथोड एनोड थी जिस पर प्लस का चार्ज था और इधर एक कैथोड लगाई इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में जिस पर माइनस का चार्ज था। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि जो ये हमारा कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब ये समझ जाइए आप, यहाँ पर परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे, जैसे छलनी नहीं होती छन्नी, उसमें छोटे छोटे छेद होते ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये परफोरेटेड थी, छोटे छोटे इस पर छेद थे। ठीक है, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया बच्चों, किसका यूज़ किया, परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया। यही चीज़ बताई गई, ट्यूब इन डिस्चार्ज ट्यूब देन हाई पोटेंशियल वॉज अप्लाइड, और इन्होंने इसे क्या कर दिया बच्चों, एक हाई पोटेंशियल बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, एक हाई पोटेंशियल बैटरी से जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, इसको एक हाई पोटेंशियल बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया, ऐसे हाई पोटेंशियल बैटरी। अब ये वाला पार्ट क्या होता है, जहाँ प्लस का चार्ज होता है उसे एनोड बोलते हैं बच्चों, और जो माइनस का चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं,
कैथोड, क्या बोलेंगे, कैथोड बोलते हैं। तो इन्होंने क्या, हाई पोटेंशियल वॉज अप्लाइड ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, यहाँ पर गैस ले लेते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब पर, और हाई पोटेंशियल यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, क्या, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, अच्छा लो प्रेशर इसलिए कर देते हैं यहाँ पर, लो प्रेशर, लो प्रेशर कर देते हैं। अब लो प्रेशर के लिए यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे, क्या लगाया इन्होंने लगा दिया वैक्यूम पंप, ठीक है, क्या लगाया, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी मान लो, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे यहाँ के प्रेशर को लो किया जाए। भाई लो प्रेशर होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी गैसों में, ठीक है। वैसे गैसों में बैड कंडक्टर होती है, आपको पता है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की थी, तो बच्चों 10,000, हाई पोटेंशियल, बहुत हाई बैटरी थी, 10,000 वोल्ट की बैटरी काफ़ी बैटरी होती है, हम लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा 200 से 220 वोल्ट तक की बैटरी लगवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ ग्लो वॉज ऑब्जर्व बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड, मतलब कैथोड। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो यहाँ पर क्या हुआ, जो परफोरेटेड कैथोड था बच्चों, उस परफोरेटेड कैथोड के पीछे यहाँ पर कुछ ग्लो टाइप का दिखाई दिया, मतलब कुछ शाइनिंग टाइप का, कुछ चमक रहा था, है ना, कुछ चमक रहा था। दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज और कैनोल रेज, और इन्हीं को नाम दिया गया पॉजिटिव रेज या फिर कैनोल रेज। बच्चों यहाँ तक समझ में आया, इतना समझिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं को क्या नाम दिया गया, पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज इसलिए बोला गया, पॉजिटिव रेज, है ना, पॉजिटिव रेज इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट की ओर से जा रही थी, मतलब ये एनोड की ओर से जा रही थी, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज बोला गया। और इन्हीं को हम कैनोल रेज भी बोलते हैं, या इनको हम एनोड रेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनोड रेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या हुई थी कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, है ना। समझ में आया बच्चों? अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे चलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। इन पॉजिटिव रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दीज कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मतलब ये जो पॉजिटिव रेज होती हैं ये क्या कंटेन करती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कंटेन करेंगी, ओके। दीज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब अगर इनके रास्ते में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाती है बच्चों, मतलब अगर पॉजिटिव रेज या कैनोल रेज इनके रास्ते में, सपोज करो ये इधर से आ रही हैं और इनके रास्ते में अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट को रख देते हैं बच्चों, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कैनोल रेज पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल। समझ लेते हैं, कैनोल रेज मतलब समझ लीजिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, समझते हैं। कैथोड लगा दिया जो कि परफोरेटेड है, एनोड लगा दिया, है ना, और इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया और इसके अंदर गैस फिल कर दी। अब हमने ये बताया गया बच्चों इस पॉइंट में कि कैनोल रेज पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, मतलब अगर इसके रास्ते में, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊंगा,
अगर यहाँ पर बहुत ही थिन मेटल फॉइल को रख दिया जाता है ना, देखिएगा थोड़ा सा इसको और पतला कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो देखो, अगर थिन मेटल फॉइल को यहाँ पर रख देते हैं, ओके, अगर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यानी यहाँ से क्या निकलेंगी, कैनोल रेज निकलेंगी, और इनके रास्ते में अगर हम कोई थिन मेटल फॉइल, थिन मतलब बहुत ही थिन मेटल फॉइल रख देते हैं, तो ये कैनोल रेज उसे क्या कर देंगी, पास थ्रू थिन मेटल फॉइल, इस मेटल फॉइल से पास हो जाएंगी, निकल जाएंगी। समझ लीजिए इनकी पावर क्या है ना। अगर कोई हल्की मेटल फॉइल, बहुत ही थिन मेटल फॉइल इनके रास्ते में रखेंगे बच्चों, तो ये उसे क्या कर देंगी, ये उससे पास होकर के निकल जाएंगी। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैनोल रेज आर डिफ्लेक्टेड towards the cathode rays, this show that canol rays are positive rays। अब देखो यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। सपोज करो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही इस वायर में, ये एक हैवी वायर है, और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, तो इसके चारों ओर का आसपास का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कैनोल रेज आर डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैनोल रेज बच्चों क्या होंगी, डिफ्लेक्टेड होंगी। क्या होंगी, डिफ्लेक्टेड होंगी टूवर्ड्स कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज की ओर डिफ्लेक्टेड होंगी। ये बात समझ में आई बच्चों। एंड दिस शो, ये शो होता है, इससे ये पता चलता है, हम कह सकते हैं दैट कैनोल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। इससे हम कह सकते हैं कि जो कैनोल रेज होती हैं उन पर पॉजिटिव का चार्ज होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, है ना, आगे चलें, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, कैनोल रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों कैनोल रेज क्या होगा, देखो ये कैनोल रेज जो होती हैं, है ना, फिर मैं बार बार डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं ताकि आप भूले ना, है ना, इधर कैथोड हो गया, इधर एनोड हो गया, तो जो कैनोल रेज होंगी, है ना बच्चों, ये कैनोल रेज एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब एकदम सीधे चलेंगी, ऐसा नहीं कि ये जिग जैग करके कुछ ऐसे चलें, है ना, ये इस तरीके से जिग जैग करके नहीं चलती। ऑलवेज कैनोल रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीध में चलेंगे। मतलब ये अगर ये कैनोल रेज आ रही है तो ये एकदम स्ट्रेट में, सीधे बिल्कुल तीर की तरीके से एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। ये मूव लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी नहीं करेगी, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे समझते हैं, इसको इरेज कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि कैनोल रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस ओनली कंटेन प्रोटॉन एज पॉजिटिव। अब कैनोल रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, कैनोल रेज को हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन किया जाता है या हाइड्रोजन से प्राप्त करते हैं, बोल सकते हैं। ओनली कंटेन प्रोटॉन्स, है ना, ओनली कंटेन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, है ना। आगे क्या है, कैनोल रेज कंटेन कैटायंस, ये चीज़ आपको पता है क्योंकि पॉजिटिव होती हैं तो कैटायन को कंटेन करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो हमसे, है ना? यहाँ तक देख लीजिएगा एक बार, मैं साइड हो जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं बच्चों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? कैलकुलेशन ऑफ E बाई एम वैल्यू फॉर द कैनोल रेस। कैनोल रेस के लिए हमें E बाई एम की वैल्यू बताना है, E बाई एम की वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे इसमें? E बाई एम की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, देखो कैसे। When hydrogen gas is taken in discharge tube, कैनोल रेस कंटेन ओनली प्रोटॉन। ठीक है, जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस क्या कराई जाती है? टेकन, यानी किसी, अगर हमारे पास, देखो यहाँ पर फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ, इधर देखो समझ लो, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है, और ये प्लस का चार्ज है तो ये एनोड है, और इधर माइनस का चार्ज है तो ये इधर कैथोड, और यहाँ पर 10,000 वोल्ट की बैटरी लगेगी। ओके, और एक चीज़ देखो, यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड बना देता हूँ मैं, ये परफोरेटेड कैथोड होगी। ठीक है, कैसी? परफोरेटेड कैथोड है। अब समझते इसमें। व्हेन हाइड्रोजन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस फिल कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन गैस हमने क्या कर दी बच्चों? इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया, तो वही चीज़ बताएगी। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, कैनोल रेज कंटेन ओनली प्रोटॉन। तो कैनोल रेज, ये जो कैनोल रेज आएंगी ये केवल प्रोटॉन से मिलकर बनी होती हैं, या ये प्रोटॉन को कंटेन करेंगी। तो यहाँ पर केवल प्रोटॉन होगा, H पॉजिटिव होगा, कंटेन प्रोटॉन। देन अब देखो, अब ये है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? ये कैनोल रेज है तो ये प्रोटॉन को कंटेन कर रही है। फॉर हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव जो प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है इतना 1.602, यानी 1.6 भी हम लोग कहीं कहीं, ज़्यादातर हम लोग 1.6 ही पढ़ते हैं। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये एक प्रोटॉन का चार्ज है बच्चों, और m जो मास होगा वो होता है, मास पर कितना चार्ज होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये मास का चार्ज होता है। अब हमें बच्चों निकालना क्या है इसमें? देखिए, हमें निकालना है E बाई एम। हमसे क्या पूछा गया? हमें E बाई एम की वैल्यू। तो E बाई एम, देखो, तो E बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ऊपर E की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर E मतलब प्रोटॉन। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ बच्चों को डाउट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर भी यही चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो वहाँ पर वैल्यू माइनस के साथ रखी जाती है। ठीक है, वहाँ पर वैल्यू माइनस के साथ रखी जाती है ना। और जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू प्लस के साथ रखते हैं। ठीक है, तो चार्ज सेम होता है, मतलब वैल्यू जो होती है वो बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो हम माइनस के साथ वैल्यू रखेंगे, और प्रोटॉन है तो प्लस के साथ। तो वही हमने प्रोटॉन की वैल्यू क्या रखी? ये होगी प्लस। अब प्लस लिखा तो जाता नहीं है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझ में आया मास पर चार्ज कितना होता है?
तो मास होता है कितना 1.672 इंटू 10⁻⁻27 और ई अपॉन एम रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ई बाई एम की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी 9.58 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये थी हमारी ई बाई एम की वैल्यू। ओके, कोई डाउट हो तो बताइएगा। वैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको पता चला कि कैनॉल रेस या प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, ये भी चीज़ समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर, हाँ, इस डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होती है। या फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैनॉल रेस की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे। ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि क्यों लोगों का या साइंटिस्ट जो हमारे थे वो इसकी ओर थोड़ा सा उनका ध्यान गया। अब पता चला ना कि किसी भी एटम को अगर हम छूते हैं तो वो करंट क्यों नहीं मारता, क्योंकि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे, और ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलना चाहता है, प्रोटॉन उसे खींचता रहता है। ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर कोई भी हम ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है ये इधर इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। तो इस यहाँ पर प्लस का चार्ज है और यहाँ पर माइनस का चार्ज है, तो इस वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट किया करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में प्रॉपर वे में घूमता रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इस एटम में अगर यहाँ पर प्रोटॉन ना होता, खाली इलेक्ट्रॉन होता यहाँ पर, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो अगर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो कॉमन सी बात है, हम किसी भी एटम को टच करते वो हमें करंट मार देता, है ना, यही तो होता, करंट मारता। लेकिन जब यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएगा तो ये करंट नहीं मार पाएगा, क्योंकि इस पर प्लस का चार्ज, ये माइनस का, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बच्चों पूछिएगा, नोट कर लीजिएगा, कुछ नोट करना हो। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा और आगे देखता हूँ, आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ इसी में, है ना। ये भी पता हो गया कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको पता हो गया 1886 में गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, किसने, 18 गोल्डस्टीन ने किया, और इन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया, डिस्चार्ज ट्यूब थी, हाई पोटेंशियल अप्लाइड किया। फिर क्या हुआ कि कैथोड की ओर से कुछ एनोड की ओर से रेज निकली, और इसमें कैथोड कैसी थी, परफोरेटेड थी, और वो कैथोड के पीछे जाकर के ग्लोइंग कर रही थी, और ग्लोइंग करने पर क्या हो रहा था, वहाँ पर एक ग्लो हो रहा था, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर कोई रेज आ रही। तो इस तरीके से हम अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आज के लेक्चर में हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में देख लिया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी। पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और हाँ, कॉपी लेकर के ज़रूर बैठा करिए जब भी आप क्लास देखें। कॉपी पे आप पेन लेकर के वहाँ पर आप अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप 11th को बहुत ही ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा। 11th में केमिस्ट्री आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तभी जा कर के आप 12th की केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाओगे। जिन बच्चों ने 11th में केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको कहीं ना कहीं क्लास जब आप 12th में जाते हैं तो 12th में आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो 11th की केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दूसरी चीज़, कल को आप नीट या जेईई की तैयारी करते हैं तो आपका 11th to 12th पूरा सिलेबस आता है, तो 11th को ज़्यादातर बच्चे हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं 11th इज़ द रेस्ट ईयर। तो आपको रेस्ट ईयर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। 11th में बहुत ही जम के मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब भी आपके काम में आएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें
चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम हो गई तो फिर दिक्कतें होती हैं। तो 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।